नमस्कार दोस्तों, हम लोगों का एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, तो उसका ये 4th वीडियो बेटा। ठीक है, सीधे हम लोग ज़्यादा बात ना करके सीधे सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखो बेटा, आपको स्क्रीन पर पहला सवाल दिख रहा होगा। सवाल है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में परिवर्तित किया गया है। ठीक है, शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, एक बार फिर से सवाल पढ़िए। सवाल कह रहा 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला है बेटा, जिसकी त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस गोले की त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस गोले को पिघलाकर बनाया गया है एक शंकु। ठीक बेटा, इस गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है। ठीक है, जो शंकु बनाया गया उस शंकु की जो त्रिज्या है वह है 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की जो ऊंचाई है वो है 3 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई बेटा 3 सेंटीमीटर है। इस ठोस गोले को पिघलाकर, धातु के गोले को पिघलाकर ऐसे शंकु बनाए गए हैं। तो सवाल करा ऐसे शंकुओं की संख्या क्या होगी, कितने शंकु, इस प्रकार के कितने शंकु इस गोले से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम ये संख्या ज्ञात कर सकते हैं बेटा? बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो हमें ये पता हो इस गोले का वॉल्यूम कितना है, इस गोले का आयतन कितना है। ठीक है, गोले के आयतन में गोले की जो मात्रा है, गोले का जो आयतन है, उसमें शंकु के आयतन से अगर आप भाग कर देंगे तो शंकुओं की संख्या पता चल जाएगी बेटा। ठीक है, चलिए हम तो सीधे बात करते हैं शंकुओं की संख्या। शंकुओं की संख्या, ठीक बेटा, शंकुओं की संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो हमें पहले तो बेटा ऊपर गोले का आयतन और नीचे शंकु का आयतन लिख दें बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर गोले के आयतन की बात करें तो आपको पता है गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक बेटा, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बेटा शंकु का आयतन। ठीक है, बस यहाँ से हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देख लो बेटा, गोले की जो आर है, गोले की जो त्रिज्या है वो तो है 10.5 और शंकु की जो त्रिज्या है वो 3.5। लिखे तो दोनों आर हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि आप दोनों काट दें। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि गोले की जो त्रिज्या बेटा वो 10.5 है, जबकि शंकु की जो त्रिज्या है वो 3.5 है। ठीक है, तो ऐसा मत करना है कि आप दोनों कैंसिल आउट कर दो, बात खत्म हो जाए, ऊपर आर बच गई, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग वैल्यू है। ठीक है बेटा, आप पाई कैंसिल कर सकते हैं, आप पाई दोनों में से है 22/7। ठीक बेटा, अब आगे देखो, यहाँ से ये बचा क्या बेटा, 4/3 आर की जगह पे 10.5 बेटा, 10.5 गुणा 10.5 गुणा 10.5। ठीक है, और नीचे देखो बेटा, यहाँ आ जाएगा 1/3 गुणा आर कितनी बेटा, 3.5 गुणे 3.5 गुणा ऊंचाई बेटा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप कैंसिल कर रहे हैं, देखो ध्यान से, ये 3.5 से 10.5 कैंसिल करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 3। ये कैंसिल कर सकते हैं बेटा, ये आ जाएगा 3। देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल कर सकते हैं बेटा, इस 3 से ये 3 कैंसिल कर सकते हैं बेटा। अब आपके पास बचा क्या बेटा, ऊपर 4 बचा, 3 बचा और 10.5 बच गया। 4 तिया 12 से गुणा करो बेटा, 12×5 = 60 हो जाएगा और 12×1 = 12 हो गया, 12 का 1 बार, ये हो गया गुणनफल इनका बेटा। दशमलव लगाना, 1 अंक बाद यहाँ आप लगा दो। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि शंकुओं की संख्या होगी कितनी बेटा, 126। कितनी होगी, 126 शंकुओं की संख्या होगी। ठीक है, आ गया होगा समझ बेटा। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, ठीक है, और कंटेंट ठीक लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए दोस्तों में। ठीक बेटा, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए बेटा। नेक्स्ट सवाल पढ़िए बेटा, स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा। दूसरा सवाल देखिए, सवाल कह रहा है एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को
प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 60 मीटर हो तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ठीक है, कोई रेलगाड़ी है, देखो बेटा, सपोज दैट ये रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करती है, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है। ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लेती है बेटा? तो इसने व्यक्ति को पार करने में जो समय लिया है वो है बेटा 8 सेकंड। कितना लेती है? 8 सेकंड। और हमें पता है कि कोई भी रेलगाड़ी जो व्यक्ति को पार करती है, वो व्यक्ति को पार करने में जितनी दूरी तय करती है वो है उसकी खुद की दूरी। कभी भी कोई रेलगाड़ी, जैसे ये रेलगाड़ी बेटा, ये रेलगाड़ी जब व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी दूरी तय करती है, ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 8 सेकंड में इस रेलगाड़ी ने खुद की दूरी तय की होगी, ठीक है। अब दोबारा से कह रहा है कि यही रेलगाड़ी, जो ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करती है। ये बेटा प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है। यही रेलगाड़ी जब इस प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करने में इस रेलगाड़ी ने कितना समय लिया? तब इसने समय लिया बेटा 14 सेकंड। कितना लिया है? 14 सेकंड। और 14 सेकंड में जो प्लेटफॉर्म को इसने पार किया ना, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई दी थी बेटा 60 मीटर। कितनी है? 60 मीटर। ये 60 मीटर के प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी 14 सेकंड में पार करती है, जबकि यही रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। अब आप एक बात समझ रहे होंगे बेटा, जब ये रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करती है तब तो केवल खुद की दूरी तय करती है, लेकिन जब ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की दूरी पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो खुद की दूरी तय करेगी और साथ में प्लेटफॉर्म की दूरी तय करेगी, ठीक बेटा। अब यहाँ से एक चीज़ आप समझ रहे हो, देखो, खुद की दूरी तय करने में इसने 8 सेकंड का समय लगाया, जबकि प्लेटफॉर्म की दूरी तय करने में, माने खुद की और प्लेटफॉर्म की तय करने में इसने 14 सेकंड का समय लगाया। यहाँ समय ज़्यादा लग गया। कितना ज़्यादा लग गया? तो आप कह सकते सर यहाँ तो 8 सेकंड लगे थे और यहाँ 14 सेकंड लगे हैं, तो यहाँ ये 6 सेकंड ज़्यादा क्यों लग गए हैं? अधिक कितना लग गए बेटा? 6 सेकंड अधिक लग गए। 6 सेकंड। बताइए आप 6 सेकंड ज़्यादा क्यों लग गए? क्योंकि यहाँ रेलगाड़ी ने केवल अपनी दूरी तय की है, जबकि यहाँ रेलगाड़ी ने अपनी तय की है और प्लस प्लेटफॉर्म की है, तो यहाँ प्लेटफॉर्म की दूरी की वजह से 6 सेकंड ज़्यादा लग गए। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि 6 सेकंड जो ज़्यादा लगे ना, वो इसने 60 मीटर तय करने में समय लगा दिया। ये 6 सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय करती है, ये कह सकते हैं हम, ठीक है ना। क्योंकि भाई 8 सेकंड लगे आपने अपनी दूरी तय करने में, जबकि 14 सेकंड लगे आपको अपनी और प्लस प्लेटफॉर्म की तय करने में, तो यहाँ 6 सेकंड ज़्यादा लग गए। क्यों? क्योंकि अपनी दूरी तय करने में तो आपको पता है 8 सेकंड लगते हैं आपको, तो फिर यहाँ ये 6 क्यों लग गए? क्योंकि इसने 6 सेकंड में इतनी दूरी तय कर दी। अगर आप 6 सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना बेटा। अगर आप 6 सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय करते हैं तो बताओ 8 सेकंड में कितनी दूरी तय करेंगे? 8 सेकंड में आपने कितनी दूरी तय की होगी? तो जब 6 सेकंड में आप 60 मीटर जाते हैं तो 8 सेकंड में आप 80 मीटर जाएंगे। कितना जाएंगे बेटा? 80 मीटर जाएंगे आप, ठीक है। 8 सेकंड में आपने 80 मीटर की दूरी तय की होगी और रेलगाड़ी ने 8 सेकंड में व्यक्ति को पार किया है। व्यक्ति को पार करने का मतलब खुद की दूरी तय की है, तो खुद की दूरी उसकी कितनी हो गई? 80 मीटर हो गई। रेलगाड़ी की जो लंबाई है बेटा वो 80 मीटर है। बस आंसर हो गया, बिल्कुल आसान है। केवल और केवल चीज़ें दिमाग में रखना भाई। 8 सेकंड में आप खुद को पार कर देते हैं और 14 सेकंड में खुद को प्लेटफॉर्म को पार करते हैं, तो आपने यहाँ 6 सेकंड का समय ज़्यादा ले लिया। अगर 6 सेकंड का आपने समय ज़्यादा लिया है तो क्यों? क्योंकि आपने ये 60 मीटर का प्लेटफॉर्म पार किया है। इसका मतलब 6 सेकंड में आप 60 मीटर चले जाते हैं, तो 8 सेकंड में आप कितने गए होंगे बेटा? 80 मीटर गए होंगे, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 80 मीटर, ठीक है। चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की। अगला सवाल है बेटा थर्ड, कह रहा है 800 रुपये की धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 रुपये है, ठीक है।
800 रुपये की धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 रुपये हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अच्छा बेटे, सवाल बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएं और उस पर फोकस कीजिए, फिर आप सवाल तो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। देखो, जैसे मान लो बेटा कि समय जो वो 2 वर्ष है, कितना है, 2 वर्ष समय है, ठीक है बेटा, और आपको जो दर है वो दे देते हैं, सपोज दैट कि आपको दर दे देगी बेटा 4% वार्षिक, दर दे दी है 4% वार्षिक, ठीक है। अब दर है 4% वार्षिक, मतलब 100 रुपये पे 1 वर्ष में 4 रुपये ब्याज लगेगा, ठीक है, और समय आपको 2 वर्ष है। तो एक काम करते हैं, देखो इस दर को एक मेथड हम सिखाते हैं बेटा। अगर ये दर 4% वार्षिक है तो अगर इस दर को हम 2 वर्ष में साधारण ब्याज में चेंज करें तो ये हो जाएगी बेटा 4, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष सेम लगता है, बराबर लगता है। तो अगर 1 साल में 4 लगता है तो 2 साल में 4 दूनी 8% में चेंज हो जाएगी ये दर, ठीक है। अगर 4% वार्षिक है तो 2 साल में 4 दूनी 8% बन जाएगी, ठीक है। अगर इसी दर को बेटा चक्रवृद्धि ब्याज में चेंज करते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में बेटा ब्याज पर ब्याज लगता है, इसलिए क्या होगा, 4 दूनी 8% हो जाएगा सीधे, और उसके बाद क्या करना है, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगना है तो इस 4 का वर्ग और लिखना आपको, ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16 हो गया बेटा, ठीक है। तो जो ब्याज दर साधारण ब्याज में 8% वार्षिक होती है, ये चक्रवृद्धि ब्याज में 8.16% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8.16% हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखो यहां से बेटा, तो अंतर कितने का है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, तो आप कहोगे सर ये अंतर बना है 0.16 का, ठीक है, 0.16 का। तो अगर 0.16 का अंतर है तो आप समझ सकते हैं कि 0.16 का जो अंतर है बेटा ये 4% पर ही बनता है, ठीक है। इस बात को आप दोबारा से देखो, फिर सवाल पे आते हैं बेटा। देखो फिर से मान लीजिए कि दर को हम चेंज कर दें, और ये तब बात करें जब बेटा समय 2 वर्ष है, ठीक है। एक और कंडीशन होता है, जैसे मान लो ये बेटा 6% दर दी आपको, तो 6% को आप 2 साल में चेंज करो तो 6 दूनी 12% बन जाएगा साधारण ब्याज, और 6 दूनी 12.6 का वर्ग, 6 छक्का 36, ये 12.36% बन जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज पर। अब आप बताओ कितने का अंतर है बेटा, तो आप फिर कहोगे ये अंतर जो बेटा 0.36 का है। तो हमेशा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल का अंतर इस दर का वर्ग ही होता है। तो अगर 36 मिले तो आप तुरंत बताओ सर 6 दर जो होगी वो 6% होगी, ठीक है। अगर हम आपसे कह दें, मान लीजिए हमें नहीं पता हम आपको कौन सी दर दे, मान लो ऐसे ही लिख दिया कोई x दर है, और ये कह दें कि यहाँ साधारण ब्याज में कुछ होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ होगा, और हम आपसे ये कह दें कि इन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर 0.81% है, 81% है, तो आप तुरंत कह सकते हैं कि सर 2 वर्ष में जो दर होगी वो 9% होगी, क्योंकि 81 9 का वर्ग है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब सवाल पढ़िए बेटा, ठीक है, सवाल पढ़िए। देखिए सवाल कह रहा है 800 रुपये की धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 रुपये हो तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो धनराशि बेटा 800 रुपये है, ठीक है। 800 रुपये पर 2 वर्ष में अंतर कितना है, 2 रुपये का। 800 रुपये का अंतर 2 है, 800 रुपये धनराशि है तो 2 वर्ष का अंतर कितना बेटा, 2 रुपये। हमसे पूछ रहा है दर बताइए, दर का मतलब होता है 100 रुपये पे। तो अब आप बताइए अगर 800 रुपये पर 2 साल में 2 रुपये का अंतर है बेटा, तो 100 रुपये में 2 साल का अंतर क्या होगा, तो ये हो गया, देखो 800 से 100 हो गया, मैंने 1/8 हो गया बेटा। तो आप इसका भी 1/8 कर दो, तो जैसे आप 2 का 1/8 करेंगे बेटा तो कैंसिल आउट करेंगे, कितना होगा 1/4। 1/4 को आप क्या कह सकते हैं, 0.25, क्योंकि 100 पे है तो हमने कह दिया 0.25%। और अब पता है आपको कि अगर अंतर 2-5% है तो दर क्या होगी बेटा, 5% होगी। हो गया सवाल।
ठीक है बेटा, आ गया सबको समझ में? अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है जहाँ भी आपको समझ में ना आता हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। इस पॉइंट पे हम दोबारा से वीडियो कोई बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला 4th सवाल है इस सेशन का, चौथा सवाल देखिए बेटा। सवाल पढ़िए, उसके फैक्टर आपसे पूछे हैं, एक्स की वैल्यू पूछी है। देखो है 7 की पावर 3 गुणा 64 की पावर 4 गुणा 49 की पावर 2 फिर गुणा फिर 56 की पावर 5 और फिर है बेटा 7 की पावर 1 लिखा है और बराबर है 56 की पावर x। तो बोले यहाँ पे आपको x का मान बताना है। क्या बताना है आपको? x का मान बताना है, ठीक है। अब x का मान कैसे डिसाइड करेंगे बेटा? देखो आप क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो ये 56 लिखा ना, इसके 2 फैक्टर कर देते हैं हम, और कोशिश रहे कि वो सहभाज्य फैक्टर हों। जैसे 7 8 56, 7 और 8 कर ले इसके 2 फैक्टर, ठीक है ना। अब इन संख्याओं को, जो ये संख्याएं लिखी ना बेटा, इन संख्याओं को 7 और 8 हम कोशिश करते हैं कि 7 और 8 के रूप में लिख सकें हम। तो यहाँ जैसे ये तो 7 की पावर 3 है, कोई दिक्कत नहीं। ये 64 लिखा बेटा, 64 की ओर लिख सकते हैं 8 की पावर 2, ठीक है ना। और ऊपर पहले से पावर कितना बेटा? 4। ये 49 है बेटा, इसे लिखो 7 की पावर 2 और इसकी पावर पहले से 2 है बेटा। ये 56 है, इसे लिख सकते हैं हम 7 गुणे 8 और पावर है बेटा कितना? 5 और यहाँ 7 की पावर 1। अगर हम फिर से लिखें बेटा तो हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3, ये हो गया 8 की पावर 4 दूनी 8। ये देखो बेटा 7 की पावर 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, ठीक है। और देखो बेटा अब 7 गुणे 8 दोनों की पावर 5 है, तो आप इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 और 8 दोनों पे 5 5 कर दे बेटा, और यहाँ 1 हो गया, ठीक है। अब आप जब संख्याओं में गुणा होता है और आधार सेम होती है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो आपको क्या करना है? 7 की सभी घातें देख लो, 5 4 9, 1 10 और 3 13 हो जाएंगे बेटा। और यहाँ देखो 8 की पावर 8 हो गया और 8 की पावर 5, तो ये जोड़ दो बेटा, 8 की पावर 13 ये भी हो गया। तो यहाँ से जब घातें सेम होती है बेटा तो एक बार भी लिख सकते हैं इसे, 7 गुणे 8 की पावर 13। तो ये भी कह सकते हैं बेटा 56 की पावर कितना हो गया? 13। और उधर देखो बेटा क्या लिखा था? 56 की पावर x। अगर मान समान है और आधार सेम है तो घातें भी सेम होंगी बेटा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? 13। आंसर हो गया बेटा x की वैल्यू जो है वो 13 है, ठीक है। चलिए आगे समझ में, ठीक बेटा। अगला सवाल देखिए, 5वां सवाल है। सवाल पढ़िए बेटा, दिख रहा होगा आपको सवाल, और उससे आगे पढ़ के सवाल बताइए, कमेंट कीजिए बेटा। अगर आंसर आपको आ गया तो कमेंट कीजिए। देखो कह रहा है किसी समषटभुज, षटभुज से मतलब बेटा 6 भुजाओं वाली आकृति है, बराबर बराबर 6 भुजाएं हैं, ठीक है। किसी समषटभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी? मतलब ये समषटभुज बना दिया बेटा हमने, ये षटभुज बन गया बेटा, ठीक है ना। इस षटभुज में जो विकर्ण है, विकर्ण समझते हैं ना, वर्ग। अगर आयत की बात करें तो वहां आप इजीली समझ जाते हैं विकर्ण का मतलब होता है एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिलाने वाली ये रेखा, इन्हें क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो आयत है बेटा, आयत में 2 विकर्ण होते हैं, ऐसे ही आपको यहाँ विकर्ण बताने हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ कितने विकर्ण होंगे? तो जैसे यहाँ से हम शुरू करें, सपोज दैट इस शीर्ष को इससे मिला दें 1, इससे मिला दें 2, इससे मिला दें 3, ठीक है। यहाँ देखो 4, ये मिल गया 5, ये हो गए 6, ठीक बेटा। यहाँ से ये 7, ये हो गया 8 और यहाँ से 9 विकर्ण बनेंगे बेटा। तो इस तरह काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बहुभुज में अगर आपको विकर्णों की संख्या कभी ज्ञात करनी बेटा, विकर्णों की संख्या किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या होती है बेटा n स्क्वायर माइनस 3n/2, ठीक है। n से मतलब होता है बेटा भुजाओं की संख्या, बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं वो। जैसे यहाँ षटभुज है बेटा, 6 भुजाएं थी इसमें, इस आकृति में, तो आप लिख देते 6 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 6/2। 6 का स्क्वायर करो बेटा 36 हो जाएगा, 6 × 18,
36 में से 18 माइनस करोगे बेटा 18/2, 18/2 करोगे, इसका मतलब विकर्णों की संख्या आ जाएगी कितनी बेटा 9। तो ये विकर्णों की जो संख्या है उसके लिए फॉर्मूला याद रखिए बेटा, इससे आसानी से कर पाते हैं हम। ठीक है, चलिए आ गया समझ में, आ गया सबको? ठीक है बेटा, चलो अगला सवाल की बात करते हैं बेटा। आप लोग सवाल पढ़िए बेटा, स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा। इस सेशन का ये शायद 6वां सवाल है, ठीक है ना। 6 सवाल की बात कर रहे हैं, आप लोग सवाल पढ़िए बेटा। सवाल कह रहा है संख्या 10 की पावर 2n माइनस 1, 10 की पावर 2n माइनस 1 के अंकों का योग 108 हो तो n का मान क्या होगा। ये संख्या बेटा 10 की पावर 2n माइनस 1 के अंकों का योग, इस संख्या के अंकों का योग आपको दे रखा है, योग दे रखा बेटा 108, तो n का मान क्या होगा। ठीक है, आप इधर देखिए बेटा, हम थोड़ा समझा दें तो उसके बाद बात करते हैं। जैसे मान लो ये संख्या बेटा 10 की पावर 2 लिखें और यहाँ -1 करें और आपसे बोले इस संख्या के अंकों का योग बताओ, तो एक्चुअल में ये संख्या है क्या बेटा 10 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 100, और 100 में से -1 करोगे तो क्या आएगा बेटा 9 और 9। इसका मतलब इस संख्या के अंकों का योग क्या होगा फिर 18 हो गया। 9 और 9 2 बार आएंगे। ठीक है, फिर से देखो बेटा, जैसे 10 की पावर 3 माइनस 1 करें तो यहाँ आपको देखो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 3 1000 -1 करोगे बेटा, इसका मतलब 9 9 आएंगे कितनी बार 3 बार आएंगे। तो आप 9 गुणा 3 करोगे तो 9 3 27 संख्या का योग आएगा। इसी प्रकार देखो बेटा एक और बताते हैं आपको, जैसे मान लो आपने 10 की पावर 4 लिख दिया और -1 किया, तो 10 की पावर 4 का मतलब 4 0 बेटा 10,000, 10,000 में से बेटा आपने 1 माइनस किया तो कितना बचा 9,999, तो 9 9 कितनी बार है 4 बार, तो आप योग बताओ कितना 36। समझ रहे ना। अब यही चीज़ यहाँ है बेटा, हमें पता है कि अगर 10 की पावर कोई भी लिख रहे हैं और उसमें से -1 कर रहे हैं तो अंक आते हैं कितने 9 9 आते हैं। और 9 9 कितनी बार आए हैं देखो यहाँ पे, यहाँ 9 9 कितनी बार जितने घात हैं, यहाँ 9 9 कितनी बार इतनी घात हैं, यहाँ 9 9 कितनी बार आए बेटा जितने घात हैं। तो इसका मतलब यहाँ 9 9 आएंगे 2n बार। ठीक है, और तब योग बना कितना बेटा 108। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेते बेटा, जैसे 2n अगर आप 9 से कैंसिल कर देते बेटा कितना हो जाएगा 12 हो गया, 9 1 9 9 18। अगर 2 से कैंसिल कर दे बेटा तो n की वैल्यू क्या हो गई 6, n की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 6 लिखेंगे 6 दूनी 12, तो 9 गुणा 12 करोगे 108 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखिए बेटा, 7वां सवाल है किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि खर्च मात्र 10% बढ़े, ताकि खर्च मात्र 10% बढ़े। कोई वस्तु है उसके भाव में 20% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, ध्यान समझो बेटा, कोई वस्तु है जो पहले 100 रुपए की आती थी, ठीक है ना, अब उसके भाव में क्या कर दिया गया बेटा 20% की वृद्धि कर दी गई, भाव 20% बढ़ा दिया बेटा। तो जो वस्तु पहले 100 की आती थी अब वो वस्तु आएगी कितने रुपए की 120 रुपए की। ठीक है, तो अगर आप उतनी ही वस्तु लेना चाहते हैं, मान लो सपोज पहले 100 रुपए में 1 किलोग्राम आती थी, अब वही 1 किलोग्राम कितने में आएगी 120 में। अगर आप 1 किलोग्राम ही लेना चाहते हैं तो अब आपको 120 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपका खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन वो कह रहा नहीं भाई, खपत में कितने प्रतिशत कमी करें ताकि खर्चा मात्र 10% बढ़े। अगर आप पूरी वस्तु लेना चाहते हैं तो 20% बढ़ जाएगा, 120 रुपए देने पड़ेंगे। वो कह रहा नहीं भाई, हम कुछ कमी कर लेंगे, 120 खर्च नहीं करेंगे, हम खर्चा करेंगे केवल 10% एक्स्ट्रा। इसका मतलब हम खर्च करेंगे बेटा 110 रुपए, ऐसा कह रहा है वो। भाव बढ़ गया है, 120 की आने लगी वो वस्तु, लेकिन वो कह रहा हम 120 नहीं खर्च करेंगे, हम कुछ खपत कम कर देंगे, मतलब कुछ वस्तु कम लेंगे, और तब खर्चा कितना बढ़े बेटा 10%। तो इसका मतलब 100 की जगह वो 110 खर्च करना चाहता है। अब अगर आप 110 खर्च करना चाहते हैं बेटा तो आपको वस्तु कम मिलेगी 10 रुपए की, क्योंकि वस्तु तो आने लगी 120 की, आप दे रहे हैं 110, इसका मतलब 10 की कम मिलेगी। 120 पर 10 कम मिलेगी बेटा कितने परसेंट, 0 0 खत्म करो, 4 से 4 3 12, 4 से काट दो बेटा 25, 3 का भाग दे दो 25 में कितना आएगा 8 से 1/3%। तो उसकी खपत में 8 से 1/3% की कमी करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है,
इसका ऑप्शन जो बेटा वो सी में है, 8 से 1/3%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अगले सवाल की। सेशन का 8वां सवाल कह रहा है 8 वृत्ताकार कार्डबोर्ड जिनकी त्रिज्या 7 मीटर है, ठीक है, को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि प्रत्येक अन्य 2 को स्पर्श करे। इनके द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? इनके द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड हैं, 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड हैं। जैसे ये कार्डबोर्ड है बेटा, इसके बाद एक और है ये इस तरह से, ये ठीक है ना, एक ये हो गया, इनसे जुड़ा हुआ एक और बेटा, ये 4 कार्डबोर्ड हैं बेटा, ठीक है ना, ये 4 कार्डबोर्ड हैं। इनकी त्रिज्या आपको दी गई बेटा 7 मीटर। कितनी दी है? 7 मीटर जो है वो इनकी त्रिज्या आपको दे रखी है इसने। ठीक है, कह रहा है इस, और इन्हें व्यवस्थित कैसे करना, बोले इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक कार्डबोर्ड अन्य 2 को स्पर्श करे। जैसे हम इस कार्डबोर्ड की बात करते हैं बेटा, तो ये कार्डबोर्ड इससे टच हो रहा है, इससे टच हो रहा है, ये वाला इससे और इससे, ये वाला इससे और इससे, ये वाला इससे और इससे, माने हर कार्डबोर्ड जो है वो अन्य 2 को स्पर्श कर रहा, और त्रिज्या सबकी कितनी है बेटा? 7 मीटर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखो इसकी त्रिज्या ये 7 मीटर है बेटा, ठीक, इसकी भी 7 मीटर है, इसकी भी चूंकि 7 मीटर है, यहाँ पे ये भी 7 मीटर है, ठीक है ना, ये भी यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है, और उसके बाद इधर भी ये 7 मीटर है। ये त्रिज्या है इनकी सबकी। ठीक, हम लिख देते हैं त्रिज्या कितनी कितनी दी बेटा? 7 मीटर दी है। इसकी भी त्रिज्या 7 है, इसकी भी 7 है, ये त्रिज्याएं 7 हैं सब बेटा, सारे वृत्तों की। ठीक बेटा, तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 त्रिज्या, फिर 7 इधर बेटा, तो पूरा एक वर्ग बन गया। ये ऐसे इधर एक वर्ग बन गया, ठीक है, ऐसे इधर एक वर्ग बन गया, ऐसे इधर एक वर्ग बन गया, ये वर्ग बन गया। पूरे वर्ग की चारों भुजाएं तो बेटा एक वर्ग बन गया ये। अगर इस वर्ग की भुजा आप देख रहे हैं 7 7 14 हो गई, कितनी हो गई बेटा? 14 हो गई। तो आप यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। भुजा स्क्वायर होता है बेटा, तो 14 का स्क्वायर कर देते हैं, 196 मीटर स्क्वायर हो गया। ये इस वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब इस वर्ग को छोड़ दें अगर, तो उसके बाद ये कह रहा हमें इन कार्डबोर्डों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल बताना। मतलब हमसे जो पूछा बेटा वो ये वाला, हमसे जो पूछा वो इसका क्षेत्रफल पूछा, बोले इसका क्षेत्रफल बताओ जो ये बीच वाला एरिया है, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल बताओ। अब कैसे बताओगे बेटा? तो चलिए हमने पहले तो बेटा इस वर्ग, पूरे वर्ग का तो निकाल ही लिया ये, ठीक है। अब आप देखो ये जो एक त्रिज्यखंड है, माने ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, ये एक त्रिज्यखंड है। इस वृत्त का ये 1/4, क्योंकि 90 है, 360 होता है, तो 90/360 बने, ये 1/4 हिस्सा है, ठीक है ना। तो 1/4 ये बेटा, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये। इसका मतलब ये तीनों अगर एक साथ कर दिए जाएं, तो चारों एक साथ कर दिए जाएं, तो पूरा एक वृत्त बन गया। तो आपको कुछ नहीं करना था बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? तो आपका होगा सर ये πr² होता है। यहाँ से 22/7 हो गया बेटा, r की जगह पे 7 × 7 कर दो, 7 से कैंसिल आउट करोगे बेटा, ये कितना हो जाएगा? 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब जो एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये और ये, इन चारों को जोड़कर 154 है। और पूरे वर्ग की बात करें, इस पूरे का क्षेत्रफल 196 है। तो अगर आप पूरे वर्ग में से एक वृत्त का क्षेत्रफल आप माइनस कर दोगे तो बीच वाला एरिया आ जाएगा बेटा। तो बीच वाला एरिया कितना आ जाएगा? जो मध्य का क्षेत्र है, बीच का क्षेत्र है, जो बीच वाले एरिया का क्षेत्रफल है बेटा, वो कितना आएगा? तो 196 से 154 माइनस कर दो बेटा, कितना बचेगा? 42 मीटर स्क्वायर। कितना बचा है? 42 मीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा। आ गया होगा समझ में। ये तो सामान्य सी कंडीशन, इसमें कुछ ज़्यादा किया नहीं हमने, सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए और उसके बाद एरिया निकाल दिया बेटा। पहले वर्ग बन गया, वर्ग का निकाल दिया, फिर एक चारों कोने मिलाकर एक वृत्त बन गया, वृत्त का निकाल दिया, वर्ग में से वृत्त का हटा दिया, तो बीच वाला एरिया बन गया। ठीक है, इस चीज़ को आप सीधे भी कर सकते थे बेटा, ये आप याद कर लें। कभी भी कोई वृत्त जो है माने इस तरह से लगाए जाए, या कभी कभी ऐसा सवाल बोलता है बेटा कि एक वर्गाकार मैदान के चारों कोनों पर
घोड़े बांधे गए हैं एक समान माप की रस्सी से, और इस वर्गाकार मैदान का वो एरिया बताओ जो घोड़ों की पहुंच से बाहर हो, तो वो भी यही है। तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, सीधे करोगे बेटा, जो बीच का एरिया होता है ना इसका क्षेत्रफल आप ऐसे कर सकते हैं बेटा 3/14 भुजा स्क्वायर, ये लगा दो आप। तो वर्ग का वो एरिया जो इन घोड़ों की पहुंच से बाहर हो, या ये कह दें इन कार्डबोर्डों से घिरा है, वो कितना होगा, तो 3/4 भुजा स्क्वायर कर सकते हैं आप। कुछ नहीं, हमने इन दोनों को सॉल्व कर दिया बस, और कुछ नहीं किया बेटा, ठीक है। आप खुद से समझ जाओगे, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल के कॉमन वॉमन लेके देख लेंगे, ठीक बेटा। तो ये हो गया 3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक। अब 3/4 भुजा स्क्वायर देख रहे हैं बेटा, तो 14 और भुजा कितनी है, तो वर्ग की भुजा देखो बेटा कितनी है, 14 है, तो 14 का स्क्वायर हो गया, बस 14 से 14 कैंसिल हो गया, 14 × 42 हो गया बेटा 42 मीटर स्क्वायर। तो इस घेरे हुए भाग का क्षेत्रफल अगर आपको कभी निकालना हो तो 3/14 भुजा स्क्वायर कहते हैं, 3/14 भुजा स्क्वायर कर दो, वर्ग की भुजा का स्क्वायर कर दो, बस यही होता है घेरे हुए भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। आ गया होगा सबको समझ में। चलिए बात करते हैं बेटा इस सेशन का अगला सवाल। 9वां सवाल है वह लघुत्तम संख्या, लघुत्तम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 8, 9, 15, 25 से पूर्णतः व्यक्त हो। वह लघुत्तम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 8, 9, 15, 25 से पूर्णतः व्यक्त हो, ठीक है। चलिए बताइए बेटा, वह लघुत्तम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 8, 9, 15, 25 से पूर्णतः व्यक्त हो। 8 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 25 से भी कट जाए, ऐसी लघुत्तम संख्या बताओ, और वो भी पूर्ण वर्ग हो। तो पहले हम पूर्ण वर्ग छोड़ देते हैं बेटा, हम एक ऐसी संख्या जानते हैं जो इन चारों से पूर्णतः कट जाए। और कभी भी कोई संख्या दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होगी तो वो हमेशा इनका एलसीएम, इनका लासा होता है। तो हम बेटा लासा ज्ञात कर सकते हैं इनका, देखो 2 चौको 8, 2 से काट दिया, ये नहीं कटेंगे, ये भी नहीं कटेंगे, ये भी छोड़ दिया बेटा, फिर 2 से काट दो। हम छोटी छोटी संख्याओं से काटते हैं ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए, ठीक है। 2 से काट, 2 दूनी 4, ये 9, ये 15 हो गया और ये 25 हो गया बेटा। फिर 2 से काट देते बेटा, 2 × 2 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया और ये कटेंगे नहीं, जो कट जाए उन्हें काट देते, नहीं कटते छोड़ देते बेटा। 3 से काट दिए, 3 का 9, 3 × 5 = 15, 25 नहीं कटेंगे छोड़ दिए, ठीक बेटा। उसके बाद फिर 3 से काट दिए बेटा, 3 × 1 = 3 हो गया, 5 नहीं कटेंगे, 25 भी नहीं कटेंगे, ठीक। उसके बाद 5 से काट दिए बेटा एक बार और ये 5 बार कट गया, और फिर 5 से काट दीजिए, ठीक है, ये हो गया बेटा। तो आप देखो इन संख्याओं का जो एलसीएम आ गया ना बेटा, एलसीएम वो आ गया 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, 2 2 2 3 3 5 और 5, यहाँ से गुणा कर देते बेटा। देखो 5 × 5 = 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 × 3 करो 600, 6 × 3 1800। एलसीएम आ गया बेटा 1800, कितना आ गया 1800 आ गया, एलसीएम आ गया 1800, ठीक बेटा, एलसीएम 1800 आ गया। ये 1800 8 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा, सबसे कट जाएगा। लेकिन सवाल कह रहा था कि इनसे कट भी जाए और पूर्ण वर्ग भी हो, ठीक है बेटा। तो ये 1800 बेटा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब पूर्ण वर्ग कैसे, कोई भी संख्या बेटा अगर पूर्ण वर्ग होती है ना तो उसके 2 2 के पेयर पूरे बन जाते हैं। जैसे आप इसका पेयर देखो बन गया, इसका देखो बन गया, इसका बन गया, किसका नहीं बना, 2 का। तो आप 2 का गुणा और कर दो, उसमें आप यहाँ 2 का गुणा कर दो बेटा। तो 1800 में जैसे आप 2 का गुणा करोगे कितना आएगा, ये 3600। बस अब आपका आंसर होगा बेटा 3600। 3600 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और इन चारों संख्याओं से पूर्णतः विभक्त भी है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट और इस वीडियो का अंतिम सवाल बेटा, ठीक है, आखिरी सवाल की हम बात कर रहे हैं। सवाल है बेटा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप लोग सवाल पढ़िए और अब आपको अंतिम सवाल करवाते हैं सेशन का। सवाल करा बेटा 24 की पावर 5 गुणा 36 की पावर 8 गुणा 17 की पावर 5 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। जो ये संख्याएं लिखी ना बेटा, इनके अभाज्य गुणनखंड बताना है आपको। देखो बेटा जैसे 24 है, 24 है, अगर हम 24 के फैक्टर करें
तो आप क्या लिखोगे बेटा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, माने 24, माने 24 के अगर फैक्टरों की बात करें तो 24 के कितने फैक्टर हुए बेटा, 4। 24 के अभाज्य गुणनखंड 4 होते हैं, 24 के अभाज्य गुणनखंड हो गए बेटा 4। और पता आपको 24 की पावर 5 है, इसका मतलब 24 का 24 में 5 बार गुणा है, तो जब एक बार 24 होता है तो उसके 4 फैक्टर होते हैं। अगर 24 5 बार है तो इसके फैक्टर हो जाएंगे बेटा 20। कितने हो जाएंगे, 20। ऐसे ही बात करते हैं बेटा 36 की। 36 देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। यहाँ 36 के कितने फैक्टर होंगे बेटा, तो 36 के भी कितने फैक्टर हैं, 4। 36 के 4 फैक्टर हैं। अब आप बताओ 36 कितनी बार आया है यहाँ, 8 बार। जब एक बार 36 होता है तो 36 के 4 अभाज्य गुणनखंड होते हैं। यहाँ 36 8 बार है तो इसके हो जाएंगे 8 चौको 32 फैक्टर। ठीक बेटा। और अब बात करते हैं 17 की। 17 चूंकि अभाज्य संख्या है तो 17 के एक ही फैक्टर खुद 17 है, और 17 आया कितनी बार है बेटा, 5 बार। तो ये हो गए 5। सब अगर जोड़ दिए जाएं टोटल कितने फैक्टर बन गए बेटा, तो ये हो गया 7 और 3 2 5। माने इन संख्याओं के जो कुल अभाज्य गुणनखंड हैं वो है बेटा 57। ठीक है बेटा। चलिए आज का सेशन बस यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट सवालों के साथ, नए वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।